दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले ले ले चाचा शिवपाल को नहीं चाहिए, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी आपको बता दें आशीष मिश्रा को जमानत दिलवाने के लिए दोस्तों जजों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है। अब जज ने अपने आप को अलग ही कर लिया इस केस से, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कन्हैया कुमार ने उधेड़ी बीजेपी की बखिया, बोले फिलहाल अगर ये देश हवाई जहाज पे उड़ने वाले का है तो साइकिल पे चलने वाले का भी है, नहीं डरने वाले, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी ने बीजेपी की उखेड़ी बखिया, बोले हेट इंडिया एक, जी हाँ आपको बता दे, वेस्ट इंडिया और हेट इंडिया एक साथ नहीं चल सकते। राहुल ने जमकर हमला बोला है हेट इंडिया और मेक इंडिया को लेकर। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उद्धव ठाकरे का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले महाराष्ट्र के साथ सुतेला व्यवहार करती है बीजेपी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दे, पी चिदम्बरम बोले कांग्रेस प्रशांत किशोर के कई मुद्दों पर, जो है यहाँ पर प्रशांत किशोर ने हमें सलाह दी थी। प्रशांत किशोर का कोई भी पद अभी वो नहीं किया गया था डिसाइड, लेकिन प्रशांत किशोर के कई मुद्दों पर अभी सोच विचार चल रहा है, बताएंगे दोस्तों क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दे, उमर अब्दुल्ला को लेकर दोस्तों बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ का जो हरियाणा में कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक खोल दिया है, आपको बताएंगे क्या कुछ नई रणनीति बना रही है कांग्रेस हरियाणा को लेकर। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, अब जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता ही धमकियां दे रहे हैं कि हम मुस्लिम बहुल इलाके में जो है यहाँ पर सभाएं करेंगे, बताएंगे दोस्तों क्या कुछ किया है योगी आदित्यनाथ ने। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, कई मस्जिदों से उतारे गए लाउड स्पीकर, 28,000 मस्जिदों की आवाज को किया गया मंदा, बताएंगे कैसे क्या कुछ चल रहा है दोस्तों लाउड स्पीकर को लेकर और कैसे धार्मिक जगहों से भी उतरवाया जा रहा है। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में बताएंगे, एक एक कर बताएंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। आपको बताता चलूं दोस्तों, लाउड स्पीकर को लेकर जी हाँ योगी सरकार ने कसली कमर। अब तक दोस्तों आपको बता दें 28,000 स्पीकरों की आवाज कम करा दी गई लाउड स्पीकरों की, और दोस्तों 5,000 से भी ज्यादा लाउड स्पीकर उतार लिए गए। दरअसल आपको बता दोस्तों, योगी आदित्यनाथ का ये जो 2.0 वर्जन है ये थोड़ा अलग ही जा रहा है। हर बार हम देखते हैं कि हिंदू मुसलमान की एक नई परिभाषा लिखते हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन इस बार कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों, धार्मिक स्थलों पे से लगातार लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि वो उत्तर प्रदेश में दंगा फसाद नहीं चाहते और मुसलमानों का विश्वास जीतना चाहते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों जो मंदिर और मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगे, कई मस्जिद जहां पर एकदम पास है, कई जगहों पर उन जगहों पर से स्पीकर उतारे जा रहा है और 28,000 मस्जिद और मंदिरों के जो वॉल्यूम है वो कम कराया गया है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ का कहना है कि उत्तर प्रदेश में हिंसा किसी भी तरीके से फैलने नहीं देंगे। कोई भी मुस्लिम बहुल्य इलाके में इस तरीके की अगर हरकत करता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको बता दें, कुछ संघी जानबूझकर दोस्तों मुस्लिम बहुल्य इलाकों में यात्राएं करना चाह रहे हैं, जिसके ऊपर योगी आदित्यनाथ ने रोक लगा दी है, ये कहकर कि वो उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं चाहते हैं। आपको याद है दोस्तों कि योगी जब चुनाव जीते थे तो उनका बड़ा जो एक पॉइंट था, वो बार बार यही कह रहे थे कि जब से मैं आया हूं तब से दंगे उत्तर प्रदेश में नहीं हुए, और वो नहीं चाहते कि उनका ये बयान डगमगाए। इसीलिए दोस्तों योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं कमर कस चुके हैं कि अगर लोगों ने उत्पात मचाने की कोशिश की तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों, कन्हैया कुमार ने उधेड़ी मोदी सरकार की बखिया। कन्हैया का ये वीडियो दोस्तों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। दरअसल दोस्तों कल कन्हैया कुमार यूथ कांग्रेस को सराहना करने गए थे, उनको दोस्तों हौसला देने गए थे, लेकिन कन्हैया कुमार बातों बातों में एक ऐसी बात बोल गए दोस्तों जिसको हम सबको सुनना चाहिए और समझना चाहिए।
दरअसल दोस्तों कन्हैया कुमार ने एक तर्क देते हुए कहा कि मैं टीवी पर एक एड देखता हूं, उस एड में लोग कहते हैं कि डर के आगे जीत है, और वो एड है वो दोस्तों माउंटेन ड्यू का। कन्हैया कुमार ने कहा कि डर के आगे जीत नहीं होती भाई साहब, जीत होती है संघर्ष के आगे। जी हाँ, जीत होती है अपने हक के लिए लड़ने के आगे। जब तक दोस्तों लोग सड़कों पर नहीं उतरेंगे, जब तक इंसान अपने खुद के लिए लड़ नहीं सकता, तब तक दोस्तों वो देश को सुधार नहीं सकता। आपको बता दें कन्हैया कुमार ने कहा कि मोदी सरकार अपनी जेलों के दरवाजे खोल ले, इतनी जेलें भर देंगे कि जेल में ठूसने वाले लोग लॉकअप कम पड़ जाएंगे लेकिन लोग कम नहीं पड़ेंगे। कन्हैया ने कहा कि अगर ये भारत हवाई जहाज पर उड़ने वाले का है तो ये जो भारत है ये साइकिल पे चलने वालों का भी है। कन्हैया ने कहा कि मैं अपने जो भी बात है वो डायरेक्ट शुरू करूंगा, बकवास नहीं करूंगा, क्योंकि वैसे भी इस देश में एक बकवास प्रधानमंत्री है जो सिर्फ बकवास करता है। आप समझिए दोस्तों, कन्हैया कुमार ने क्या कहा कि वैसे भी हमारा प्रधानमंत्री बकवास करता रहता है। जी हाँ, एक बकवास प्रधानमंत्री बोल दिया है कन्हैया कुमार ने नरेंद्र मोदी को। उनका कहना है कि बकलोली और बकवास करने वाले प्रधानमंत्री हैं हमारे देश में, इसलिए मैं बकलोली से शुरू नहीं करूंगा। यानी कि दोस्तों कन्हैया कुमार ने जो स्पीच दी है ये वाकई में सुनने लायक थी। कन्हैया ने ये कहा कि आज जो यूथ कांग्रेस है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, कोरोना काल में भी उसने अच्छा काम किया। राहुल जी कहते हैं कि डरो मत, सच बोलो, और मैं भी वही बोलूंगा कि सच बोलो, चाहे सड़कों पर बोलो, घर में बोलो, कहीं पर भी बोलो, लेकिन सच बोलो। भारतीय जनता पार्टी सच सुने या ना सुने, इनको सच सुनाओ, इनकी जेलों के हवालात भरा जाएंगे, लेकिन जनता इतनी है कि इनके लॉकअप कम पड़ जाएंगे। आपको बता दें कन्हैया कुमार की यह स्पीच सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इससे पहले भी कन्हैया कुमार ने मोदी सरकार को घेरने का काम किया था। आपको याद हो दोस्तों, कन्हैया कुमार ने हिमाचल प्रदेश में स्पीच जाकर दी थी और उपचुनाव में कांग्रेस को अच्छी 2 सीटें मिली थी। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि कन्हैया का जो असर है वो साफ साफ दिखाई देता है, क्योंकि इस वक्त कन्हैया कुमार दोस्तों एक नए युवा के चेहरे में सबसे ज्यादा प्रचलित है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पी चिदम्बरम का दोस्तों बड़ा बयान, बोले प्रशांत किशोर के लिए अभी कोई सा भी पद डिसाइड नहीं किया गया था, ना ही उन्होंने कोई पद अभी बोला था। अभी सिर्फ प्रशांत किशोर ने प्रेजेंटेशन दिया था और कई मुद्दों पर बात चल रही थी। आपको बता दो तो पी चिदम्बरम ने फिर से एक बार कहीं ना कहीं ये संकेत दे दिया है कि दोस्तों जो प्रशांत किशोर हैं उनसे दोस्तों कोई भी नाता अभी तक नहीं टूटा है कांग्रेस का। दरअसल पी चिदम्बरम ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि अभी कई ऐसे प्रस्ताव हैं प्रशांत किशोर के जिन पर विचार चल रहा है। प्रशांत किशोर ने दोस्तों कांग्रेस को ऐसे प्रस्ताव दिए हैं जिस पर कांग्रेस अभी सोच विचार कर रही है। और दोस्तों ये हमने आपको पहले भी कहा था कि प्रशांत किशोर ने भले ही ट्वीट कर दिया हो और रणदीप सुरजेवाला ने भी, लेकिन अभी भी इन लोगों के बीच में पूरी तरीके से वार्ता बंद नहीं हुई है। यानी कि दोस्तों अभी प्रशांत किशोर और कांग्रेस संपर्क में है और कई मुद्दों पर, यानी कि कई जो उन्होंने सजेशन दिए हैं प्रशांत किशोर ने, उस पर कांग्रेस सोच रही है। तो ये कहना तो गलत नहीं होगा दोस्तों कि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को एक फुल प्रूफ प्लान बताया है 2024 का। लेकिन दोस्तों यहां पर मैं एक बात ऐड करना चाहता हूं, अगर बीजेपी को प्रशांत किशोर को आजमाना है तो दोस्तों प्रशांत किशोर को एक राज्य की जिम्मेदारी देना चाहिए, वो कोई सा भी राज्य हो। हालांकि हमने देखा कि प्रशांत किशोर की जो रुचि है वो गुजरात में है और प्रशांत किशोर ने वहां का कैंडिडेट भी चुन लिया था जो सीएम पद के लिए चेहरा था। आपको बता दें गुजरात जीतते हैं अगर प्रशांत किशोर, तो इसका मतलब समझिए प्रशांत किशोर की रणनीति दोस्तों बहुत ही जबरदस्त होती है। मैंने पहले भी कहा फिर कहूंगा कि मैं चाहता हूं दोस्तों प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो, क्योंकि दोस्तों कांग्रेस में आत्मविश्वास की कमी हो गई है। कांग्रेस में दोस्तों आप समझिए सड़कों पर उतरने की कमी है। कांग्रेस लड़ती तो है दोस्तों, लेकिन उस जुनूनियत के साथ नहीं लड़ती है जिस जुनूनियत के साथ लड़ना चाहिए। दोस्तों आपने देखा है कि जब हम कुछ काम करने जाते हैं तो घर के बड़े या माता पिता आपको बोलते हैं कि जाओ बेटा जीत कर आना, दिल लगाकर काम करना। लेकिन दोस्तों बस यही जुनूनियत कांग्रेस में नहीं दिखाई देती, लेकिन बीजेपी में दिखाई देती है। भले ही दोस्तों मैं बीजेपी के विरोध में हूं, बीजेपी के काम आपको और मुझे अच्छे नहीं लगते, लेकिन बीजेपी की एक तारीफ हमें करना पड़ेगी कि बीजेपी दोस्तों समझिए वक्त से पहले काम शुरू कर देती है। आप देखिए 2024 के चुनाव में भी कितना समय, लगभग ये मानकर चलिए 1.5 साल है, लेकिन बीजेपी ने अभी से
अभी से शुरुआत कर दी है और यही बीजेपी का दोस्तों सबसे मजबूत पॉइंट है। और कांग्रेस को देख लीजिए, राहुल गांधी चले गए छुट्टी मनाने। दोस्तों अगर कांग्रेस को मजबूत होना है, अगर उसको ये राज्यों के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें जीतना है, तो कांग्रेस को आज से अभी से मेहनत करनी होगी, सड़कों पर उतरना होगा। और जाहिर सी बात है, अध्यक्ष पद एक ऐसा होता है दोस्तों जिसकी जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी है। बिना अध्यक्ष के पार्टी नहीं चल सकती भैया। या तो राहुल गांधी जिस तरीके से इस जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, उससे तो यही दिखाई दे रहा है कि तो राहुल गांधी दोस्तों खुद ले लें ये जिम्मेदारी, और अगर वो नहीं लेना चाहते तो किसी बाहर के आदमी को अध्यक्ष बनाया जाए। जाहिर सी बात है दोस्तों, पार्टी को एक अध्यक्ष की जरूरत है। 2014 के बाद से, नरेंद्र मोदी के आने के बाद से दोस्तों कांग्रेस ने कोई खास अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। अगर हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे तब भी दोस्तों फिर से वही होगा, कांग्रेस हार जाएगी, और कांग्रेस इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। यही कारण है जो प्रशांत किशोर ने अपने ट्वीट में ताना भी मारा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को तंज कसा है कि मुझसे ज्यादा कांग्रेस को लीडरशिप की जरूरत है। और इस वक्त लीडरशिप बहुत जरूरी है दोस्तों। राहुल गांधी को समझना होगा कि उनको अध्यक्ष पद ग्रहण कर ले या फिर किसी और को बना दे अगर वो नहीं बनना चाहते तो। चलिए बढ़ते हैं और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही थी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी का एक और नया कारनामा, LIC की 3.1 हिस्सेदारी दोस्तों बेच दी गई है। ऐसे कहते हैं दोस्तों चौकीदार चोर है। अब समझ में आया कि ये गाना क्यों बनाया गया था और चौकीदार का मतलब क्या है। समझिए दोस्तों, लोग कहते हैं कि ये गाना बड़ा ही बेकार था, ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी के बारे में। लेकिन दोस्तों जब इंसान इस फितरत पर उतर आए और वो देश को बेचने में ही भलाई समझे, तो आप समझिए फिर देश कैसे चलेगा। सरकार को लगता है कि देश की जो संपत्तियां हैं उनको बेचने से दोस्तों देश चलेगा, तो सरकार बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही है। दरअसल सरकार ये जितने भी पैसे हैं इनको कहाँ लगाती है आप अच्छे से समझ रहा है। MLA खरीदने में, काले कानून पास कराने में, ये पैसा वहीं पर खर्च होता है। अब दोस्तों आपको बताता चलूं, कल जो है यहाँ पर खबर निकल कर आई है कि भारतीय जनता पार्टी ने दोस्तों जो बीमा, जो बीमा भारतीय जीवन बीमा निगम है दोस्तों, उसकी 3.5 हिस्सेदारी जो है दोस्तों वो बेच दी है। यानी कि दोस्तों इससे सरकार को मिलेंगे, आपको बता दूं, 30,557 करोड़ रुपए। अब आप समझ सकते हैं कि ये इतना पैसा कहां जाएगा। 30,557 करोड़ रुपए, यानी कि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस ने बनाया है, जो कांग्रेस ने देश में चीजें खड़ी की हैं, इतने सालों में खड़ी की हैं, उनको धीरे धीरे कर कर बेचा जा रहा है। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि आज जो देश में हो रहा है इसको लेकर कहीं ना कहीं देश में बवाल खड़ा हो गया है और देश में गुस्सा भी है लोगों के बीच में। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अब देश में चोर दरवाजे से NPR, NRC और CAA लाने की फिर से एक बार कोशिश। जी हाँ, केंद्र सरकार का बड़ा बयान निकलकर सामने आया, एक बार फिर से आएगी NPR, NRC और CAA। दरअसल दोस्तों अब CAA में घर घर अधिकारियों को भेजा जाएगा और उनसे कुछ अलग तरीके की चीजें पूछी जाएंगी। लेकिन ये इसमें हर इंसान नहीं आएगा दोस्तों इस श्रेणी में। अब की बार केंद्र सरकार ने इसमें बदलाव किया है, लेकिन सवाल इसमें ये उठ रहा है दोस्तों कि फिर से एक बार चोर दरवाजे से इन चीजों को लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लगता है बीजेपी भूल गई है कि अगर वो इस तरीके के काम करेगी तो लोग सड़कों पर होंगे, और जब सड़कों पर होंगे दोस्तों तो आप अच्छे समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बिगुल भी फूंक दिया जाएगा। तो बीजेपी इस गलतफहमी में ना रहा है कि देश की जनता इस तरीके की चीजों को बर्दाश्त करेगी, क्योंकि जनता जो है दोस्तों जनार्दन होती है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोच सोचकर कदम रखे, क्योंकि अगर इस देश की जनता एक बार सड़कों पर आई तो दोस्तों आप समझिए देश की जनता क्या हाल करेगी सरकार का। इस वक्त महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहा है, लेकिन आम जनता की कमर तोड़कर सरकार आराम फरमा रही है। जी हाँ, देश की संपत्तियां बेची जा रही हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों 106 नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी, लेकिन उसके एवज में दोस्तों प्रधानमंत्री अब तक चुप बैठे हैं। बीजेपी के लोगों का उल्टा IAS ऑफिसरों पर ही हमला हो रहा है कि ये लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। आप समझिए दोस्तों, अगर एक देश शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था
उस देश में अचानक दोस्तों दंगे होने लगे, उस देश में अचानक दोस्तों धर्म जात पात होने लगे, तो दोस्तों फिर आप समझ सकते हैं कि देश की हालत क्या होगी। इससे पहले भी दोस्तों मस्जिदों मंदिरों में लाउड स्पीकर बजा करते थे, इससे पहले भी अजानें हुआ करती थी, हनुमान चालीसा हुआ करता था, और भी बहुत कुछ चीजें होती थी। लेकिन दोस्तों तब तो इस तरीके का आतंक नहीं पसरा। अगर आप 2013 2014 यानी कि 2014 से पहले के जितने भी साल देखेंगे जब तक कांग्रेस की सरकार थी, तब तक दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ जो अब हो रहा है। इस बातों को झुटलाया नहीं जा सकता कि कांग्रेस के राज में दोस्तों देश शांति से चल रहा था, और बीजेपी के राज्य में आने के बाद ही यानी कि बीजेपी की सरकार आने के बाद उथल पुथल मच गई है। इतनी उथल पुथल मच गई है कि हर जगह पर पूरे देश में तानाशाही चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है। आप समझिए गांवों के नाम बदले जा रहा है, कोई मुगल कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और ये बात सोचने लायक है। इसलिए भी सोचने लायक है कि आज जो देश में हो रहा है वो आप और हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी आप टीवी देखने बैठते होंगे तो आपको लगता होगा कि सारी की सारी मीडिया एक जबान बोलती है, और वो जबान है नरेंद्र मोदी की। तो इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि देश का जो माहौल है वो तो बिगड़ चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अंधभक्तों की टोली पहुंची ताजमहल, ताजमहल को दोस्तों तेजू महल बता दिया है, बोले यहां पर भी हमारे शिवलिंग है। अब आप समझिए दोस्तों ऐसे अंधभक्तों को क्या कहा जाए जो शाहजहां के बनाए हुए ताजमहल को, यानी कि जो मुगलों ने ताजमहल बनवाया था दोस्तों शाहजहां ने अपनी मुमताज के लिए, उस ताजमहल को भी ये तेजू बता रहा है, तेजू मंदिर बता रहा है। अब दोस्तों इससे तो यही कह सकते हैं कि अंधविश्वास, गधापंथी और दोस्तों बेवकूफ़ी साफ झलकती है ऐसे लोगों पर जो ताजमहल को तेजू महल बता देते हैं। कभी दोस्तों आप समझिए ये लोग जो यहाँ पर नई नई बातें करते हैं, और ये पहला किस्सा नहीं है दोस्तों, आपने इससे पहले देखा होगा कि कैसे जो यहाँ पर बड़ी बड़ी कुतुब मीनार पे जाने की बातें की जा रही थी, और वहां पर भी पूजा करने की बात की जा रही थी। अब दोस्तों जब जैसे ही परम हंसराज ये पहुंचे यहाँ पर पूजा करने तेजू महल बोलते हुए, तो इनको पुलिस ने हड़का दिया, बोले यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम आ सकते हैं, भगवाधारी नहीं। पुलिस ने हड़काकर इनको दौड़ा दिया, जिसके बाद दोस्तों काफी मामला बिगड़ गया। हालांकि इनका कहना था कि हम जैसे ही गए तो हमें खदेड़ दिया गया, ये कहा गया, लेकिन इस बाबा की बात सुनिए दोस्तों, ये कह रहा है लोगों को गलत इतिहास बताया गया है। दरअसल ये ताजमहल ताजमहल नहीं है, बल्कि ये तो तेजू महल है। जी है, जिसमें हमारे शिवलिंग भी है। आप समझिए हर जगह पर ये लोग दोस्तों, इनको ऐसा लगता है हर जगह पर लिंग है, हर जगह पर जो है यहाँ पर मूर्तियां रखी हैं, मतलब हर चीज को मिटाना है, और खास कर उन चीजों को तो जोरों से जो मुगलों ने बनाई हैं या फिर मुस्लिम समाज से जुड़ी हुई हैं। आपने देखा कल कैसे दिल्ली के एक गांव का नाम बदल दिया गया, मोहम्मदपुरम का जो है यहाँ पर नाम बदलकर उसका एक ऐसा नाम रख दिया गया जो बेसिकली हिंदू नाम है, यानी कि मुस्लिम नामों से इनको चिढ़ होती है। इससे पहले भी आपने देखा इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रखा गया था, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। आज भी कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से ही जाना जाता है, प्रयागराज हाई कोर्ट के नाम से कोई नहीं जानता, और आने वाली 10 पीढ़ियां भी इसी नाम से जानेंगी, क्योंकि जो नाम एक बार रखा जाता है दोस्तों लोग उस नाम को याद रखते हैं। जैसे कि दोस्तों मध्य प्रदेश में हबीबगंज स्टेशन, उसका नाम कमलापति रख दिया गया, लेकिन आज भी वो हबीबगंज स्टेशन के नाम से ही जाना जाता है और जाना भी जाएगा। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लें।